दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। सोचिए, अगर देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल ही औरतों के लिए सबसे खतरनाक जगह बन जाए तो आप किस पर भरोसा करेंगे? मैंने जो देखा है जेल में, मैं नहीं चाहूँगी कोई किसी भी सिचुएशन में वो वहाँ पे पहुँचे। मैंने नर्क देखा है वहाँ पे, मतलब जो चीज़ें आप कभी सोच भी नहीं सकते आपके साथ वो चीज़ें होती हैं। तिहाड़ जेल नाम सुनते ही दिमाग में आता है लोहे के गेट, ऊंची दीवारें और वो कैदी जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया है। लेकिन इस वीडियो में जो आप जानने जा रहे हैं वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली अपराधी सलाखों के पीछे हैं या उन सलाखों को चलाने वाले। एक लड़की जो 7 साल तक चुप रही और फिर एक दिन सिर्फ 3 शब्द बोली, ब्लॉक D6, ब्लैक कोठरी। क्या है ये ब्लैक कोठरी? वहां कौन जाता है और क्यों कोई वापस नहीं आता? इस वीडियो में आपको सिर्फ एक कहानी नहीं मिलेगी, आपको उन आवाजों का सच सुनने को मिलेगा जिन्हें हमेशा के लिए चुप करा दिया गया था। और मैं आपको एक वादा करता हूं, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो शायद आपके भीतर कुछ हमेशा के लिए बदल जाएगा, क्योंकि ये कहानी डराती नहीं, जगाती है। तिहाड़ जेल के मुख्य दरवाजे से एक औरत बाहर निकली। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरा पीला और आंखें ऐसी जैसे उनमें जिंदगी की रोशनी बुझ चुकी हो। 7 साल बाद उसे रिहा किया गया था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी, ना किसी से मिली, ना किसी सवाल का जवाब दिया। रिपोर्टर्स ने माइक आगे किया, आपका नाम क्या है? जेल में क्या हुआ? लेकिन हर सवाल पर वही खामोशी। सिर्फ एक नाम उसने लिया, प्रेरणा कश्यप। पूरा शहर हैरान था। मीडिया के कैमरे उसकी चुप्पी पर टूट पड़े, लेकिन वो बस चुपचाप बैठी रही, जैसे उसकी आत्मा वहीं तिहाड़ की दीवारों में कहीं छूट गई हो। जब पत्रकार प्रेरणा कश्यप को कॉल आया, वो दिल्ली से सटे एक गांव में एक बाल तस्करी केस की रिपोर्टिंग कर रही थी। लेकिन उस औरत के नाम से कुछ था, कोई पुरानी फाइल, कोई भूली हुई रिपोर्ट, जैसे अतीत वापस बुला रहा हो। प्रेरणा ने तय कर लिया वो मिलने जाएगी, और जब वो दोनों आमने सामने बैठी, उस मौन औरत ने कांपते होंठों से सिर्फ 3 शब्द कहे, ब्लॉक D6, ब्लैक कोठरी। बस इतना ही। लेकिन यही 3 शब्द काफी थे इस देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जेल की एक ऐसी परत को खोलने के लिए जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा था। तो दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि जेल सिर्फ अपराधियों के लिए होती है, तो ये कहानी आपकी सोच को हिलाकर रख देगी, क्योंकि तिहाड़ की दीवारों के पीछे एक ऐसा रहस्य है जो बाहर आ गया तो पूरा सिस्टम कांप उठेगा। प्रेरणा कश्यप एक ऐसा नाम जिसे दिल्ली की अंडरवर्ल्ड से लेकर सरकारी गलियारों तक सब जानते थे। निडर, तेज और सच के लिए किसी भी हद तक जाने वाली खोजी पत्रकार। उसने बाल तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया था, जहां नेता, अफसर और बड़े बिजनेसमैन एक ही जाल में फंसे थे। लेकिन एक रात उसके लैपटॉप पर एक अजीब सी नोटिफिकेशन आई, एक अननेम्ड फाइल रिसीव्ड। वो फाइल एक USB ड्राइव में थी, उसके दरवाजे के नीचे सरका दी गई थी। अंदर सिर्फ एक छोटी वीडियो क्लिप थी, एक लड़की की धुंधली चीख और फिर एक भारी आवाज़ा, अगर सच्चाई जाननी है, तिहाड़ के ब्लॉक D6 में जाओ। प्रेरणा को लगा कोई मजाक है, लेकिन उस लड़की की आंखों में जो डर था वो नकली नहीं हो सकता था। वो अगले दिन अपने पुराने स्रोतों से संपर्क में आई एक रिटायर्ड जेल सुपरिटेंडेंट ने उसे साफ शब्दों में कहा, प्रेरणा, ब्लॉक D6 के बारे में जितना कम जानो उतना बेहतर है। वहां जो होता है वो रिपोर्ट नहीं होता, वो गायब हो जाता है। लेकिन प्रेरणा वो नहीं थी जो डर के पीछे हटे। उसने एक फैसला किया, ऐसा फैसला जिसे शायद कोई और पत्रकार नहीं करता। वो जेल के अंदर जाएगी बतौर कैदी। फर्जी केस, नकली डॉक्यूमेंट्स और एक छिपी योजना। सिर्फ कुछ करीबी लोगों को पता था कि वो कौन है, बाकी सबके लिए वो अब एक नई कैदी थी, नाम बदलकर राधिका शुक्ला। जब उसे हथकड़ी पहनाकर तिहाड़ के गेट पर लाया गया तो उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन आंखों में सिर्फ एक चीज थी, इरादा। क्योंकि इस बार उसकी स्टोरी सिर्फ रिपोर्ट नहीं थी, वो खुद स्टोरी बन गई थी। लोहे का गेट खुला और प्रेरणा की आंखों के सामने तिहाड़ जेल का वो चेहरा आया जो उसने सिर्फ फाइलों में पढ़ा था। ऊंची दीवारें, बिजली की तारें, बंदूक थामे सुरक्षाकर्मी और एक अजीब सी गंध, नमी, पसीना और सड़न की मिलीजुली बू जो इंसान के मन में उतर जाए।
जेल के भीतर घुसते ही पहला आदेश मिला, सारे कपड़े उतारो। एक ठंडा अंधेरा कमरा, दीवारों पर सीलन, फर्श पर टूटी हुई ईंटें, 3 महिला कांस्टेबल और एक अधिकारी इंस्पेक्टर कमला रावत। यहां इज्जत नहीं चलती, सिर्फ हुक्म चलता है, उसने कहा। और फिर चुपचाप निरीक्षण शुरू हुआ। हर इंच, हर दरार, हर शक। प्रेरणा को दीवार के पास खड़ा किया गया, झुकने को कहा गया, सवाल नहीं, बस आदेश। उसके मन में गूंज रही थी एक ही बात, क्या मैं सच में तैयार थी? जैसे ही वो बैरक नंबर 6 में पहुंची, एक और दुनिया ने उसका स्वागत किया। कोने में बैठी थी सिमरन दीदी, जिनके इशारे पर जेल में मोबाइल से लेकर मेवे तक बिकते थे। उनके चारों ओर खड़ी थीं छोटी छोटी लड़कियां, कुछ चुप, कुछ डरी हुई और कुछ टूटी हुई। फिर थी कमला रावत, वही इंस्पेक्टर जिसने फ्रिस्किंग के दौरान उसे बेइज्जत किया था। अब वो वार्डन से फाइलें छीन रही थी। ये लड़की अब मेरी निगरानी में रहेगी, उसने कहा। और फिर सबसे डरावना कोना, वार्ड नंबर 14, जिसे सब ब्लैक कोठरी कहते थे। कोई उसके पास नहीं जाता था। रात में वहां से चीखें आती थीं, लेकिन सुबह सिर्फ सन्नाटा रहता था। एक बूढ़ी महिला कैदी ने धीरे से कहा, जिसने ब्लैक कोठरी का दरवाजा पार किया, वो फिर कभी किसी की आंखों में नहीं देख पाया। प्रेरणा ने महसूस किया, ये जेल नहीं है, ये नरक है और उसकी हर परत में कोई राज दबाए। लेकिन अब वो लौट नहीं सकती थी, क्योंकि उसे सच जानना था और शायद ये सच उसकी जान भी ले सकता था। प्रेरणा तिहाड़ में आए अभी मुश्किल से 5 दिन ही हुए थे जब उसने पहली बार शिल्पा को देखा, एक 17 साल की मासूम सी लड़की, जिसकी आंखों में अब भी दुनिया को देखने की मासूमियत बची थी। वो हमेशा कोने में बैठी रहती थी, किसी से बात नहीं करती, बस एक पुराना टेडी बियर पकड़कर सो जाती। उस रात लगभग 9 बजे वार्डन की आवाज गूंजी, शिल्पा चलो, काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। शिल्पा सहमी हुई उठी, उसकी आंखें प्रेरणा से टकराईं। कुछ कहना चाहती थी शायद, लेकिन जुबान जैसे बंद हो गई हो। वो चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। सुबह जेल में अफरा तफरी थी, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। रजिस्टर में तो उसका नाम ही नहीं था। प्रेरणा ने जब पूछा तो सिमरन दीदी ने सिर झटका, कौन शिल्पा? यहां रोज आती हैं लड़कियां, रोज जाती हैं, याद कौन रखता है? लेकिन प्रेरणा याद रखती थी। 3 दिन बाद जब वो सफाई वाले क्षेत्र से गुजर रही थी, एक बूढ़ी महिला झाड़ू लगाते लगाते उसके पास आई गूंगी थी, पर उसकी आंखों में कहानियां थीं। उसने अपनी जेब से एक टूटी हुई चूड़ी निकाली, खून से सनी हुई, और प्रेरणा की हथेली पर रख दी। फिर बस एक शब्द फुसफुसाया, ब्लैक कोठरी। प्रेरणा का बदन सिहर गया। उसने चुपके से रजिस्टर की दूसरी फाइलें खंगाली। उसमें से 6 ऐसे नाम मिले जो कभी दर्ज ही नहीं हुए। नाम नहीं, पहचान नहीं, जैसे ये लड़कियां कभी थी ही नहीं। ये सिर्फ शोषण नहीं है, ये तो इंसानी सौदेबाजी है, प्रेरणा ने खुद से कहा। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि तिहाड़ के अंदर ही कोई ऐसा नेटवर्क काम कर रहा है जो देश की सबसे सुरक्षित जेल को एक ट्रैफिकिंग हब में बदल चुका है। अब प्रेरणा के लिए ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, अब ये उसकी जिम्मेदारी बन चुकी थी उन लड़कियों की आवाज बनने की जो कभी वापस नहीं आई। तिहाड़ की दीवारों के भीतर जहां हर लड़की ने अपनी आवाज खो दी थी, वहां प्रेरणा ने एक नई भाषा बोलनी शुरू की, साझेदारी की, विश्वास की और प्रतिरोध की। वो हर रोज बैरक की दूसरी औरतों से बातें करती, खासकर उन लड़कियों से जिनकी आंखों में डर तो था, लेकिन दिल में अब भी कुछ बचा हुआ था। नीला, फरजाना, चांदनी और सबसे अहम पूजा। पूजा वही लड़की जो रात के अंधेरे में अक्सर डर के मारे कांपती थी, लेकिन प्रेरणा की बातों पर ध्यान देती थी। प्रेरणा ने चोरी छिपे एक पेन रिकॉर्डर जेल में मंगवाया, जो देखने में तो बस एक सस्ती पेन जैसी लगती थी, लेकिन असल में वो उसकी पहली हथियार थी। हर रात जब सन्नाटा जेल की गलियों में उतरता, प्रेरणा धीरे धीरे सच्चाई को रिकॉर्ड करने लगती। सिमरन दीदी के फोन डील्स, कमला रावत की धमकियां और उन लड़कियों की फुसफुसाहटें जो कभी खुलकर रो नहीं पाई थीं। लेकिन सिर्फ रिकॉर्डिंग से बदलाव नहीं आता। उसने अगला कदम उठाया, अंदर से दुश्मनों को आपस में लड़ाना। प्रेरणा ने सिमरन दीदी के गुट में यह अफवाह फैलाई कि कमला रावत अब नए लोगों को ब्लैक कोठरी डील में उसके बिना शामिल कर रही है। दूसरी तरफ कमला को यह यकीन दिलाया कि सिमरन सीबीआई को सबूत देने की तैयारी में है। छोटे छोटे झगड़े, फाइलों की चोरी
और इशारों में बदलती नजरों से बैरकों में तनाव बढ़ने लगा। और तभी एक रात जब पूजा को वार्ड नंबर 14 के पास ले जाया जा रहा था, प्रेरणा ने देखा दीवार के पीछे की ईंटें कुछ ज्यादा ही ढीली थीं। उसने धीरे से धक्का दिया और खुल गया एक गुप्त रास्ता, सांपों से भरा संकरा सुरंग जो जेल के भीतर से एक पुराने बंद पड़े प्राइवेट अस्पताल की बेसमेंट तक जाता था। यही रास्ता है लड़कियों को बाहर ले जाने का। अब उसके पास सिर्फ कहानियां नहीं थीं, अब उसके पास था सबूत और रास्ता। एक बगावत की नींव अब रखी जा चुकी थी। रात का तीसरा पहर था। जेल में सन्नाटा था, लेकिन प्रेरणा की सांसें तेज थीं। पूजा ने उसे बताया था आज ब्लैक कोठरी फिर से खुलेगी। प्रेरणा ने वही सुरंग पकड़ी जो वार्ड 14 के पीछे जाकर खुलती थी और वो पहुंच गई उस दरवाजे के सामने जो आज तक उसके लिए सिर्फ एक रहस्य था। ब्लैक कोठरी, दरवाजा ढकेला और सामने जो था वो इंसानियत के सबसे घिनौने चेहरे जैसा लगा। छत पर लगे सीसीटीवी कैमरे हर कोने को कवर करते हुए, एक मेज जिस पर दर्जनों इंजेक्शन पड़े थे, कुछ पर मिडाजोलैम लिखा था यानी रेप ड्रग्स, एक कोने में फटे हुए कपड़े जिनमें शिल्पा की वही गुलाबी टॉप भी थी जो उसने काउंसलिंग के दिन पहनी थी, और फिर दीवार पर एक स्क्रीन थी, लाइव फीड। बाहर की दुनिया से जुड़े वीआईपी कमरे से उधर बैठे थे कुछ सूट बूट वाले लोग। उनकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। वो देख रहे थे जैसे किसी शो का लाइव प्रसारण चल रहा हो। प्रेरणा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने कैमरे को ऑन किया, हर फ्रेम रिकॉर्ड किया। अब या तो ये दुनिया देखेगी या मैं यहां मर जाऊंगी, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, इंस्पेक्टर कमला रावत सामने खड़ी थी। बहुत शौक है ना हीरो बनने का। इसके बाद बस चीखें थीं और अंधेरा। प्रेरणा को बांध दिया गया, उसके चेहरे पर पानी फेंका गया, बाल खींचे गए और पेट पर लातें मारी गईं। कमला ने कहा अब तुझसे कोई कहानी नहीं निकलेगी, सिर्फ सिसकियां। लेकिन प्रेरणा टूटने के लिए नहीं आई थी। उसके होंठों से खून निकल रहा था, लेकिन दिल में एक ही बात थी, मैंने सच देख लिया है, अब इसे दुनिया तक पहुंचाना ही होगा। कमला रावत ने सोचा था कि प्रेरणा अब टूटी हुई है, लेकिन असली चोटें उसके जिस्म पर नहीं थीं, उसकी हिम्मत पर थीं, और वो अब भी जिंदा थी। उसी रात जब उसे बेहोशी की हालत में ब्लैक कोठरी में फेंका गया, एक परछाई दरवाजे के पास आई। जूनियर वार्डन अंशु, वो लड़की जो जेल में चुपचाप ड्यूटी करती थी। किसी को नहीं पता था कि उसकी छोटी बहन श्रद्धा भी 3 साल पहले इसी जेल से गायब हुई थी और उसे कभी ढूंढा नहीं गया। मेरी बहन भी ब्लैक कोठरी में गई थी, अंशु ने कांपती आवाज में कहा। उसने प्रेरणा के जख्मों पर मरहम लगाया और उसके कपड़ों में छुपाया गया पेन रिकॉर्डर बाहर निकालकर अपने चचेरे भाई एक लोकल न्यूज चैनल एडिटर को भेज दिया। अब खेल खत्म होगा, प्रेरणा ने कहा। सुबह होने से पहले आग लग चुकी थी। प्रेरणा, अंशु और पूजा ने मिलकर सिमरन दीदी के गुट से बात की। जब उन्हें दिखाया गया कि वाईपी लोग उनकी बहनों बेटियों को देखकर पैसे उड़ा रहे हैं, तो कुछ ने पहली बार हथियार उठाए। ताले टूटे, दरवाजे खुले, सायरन चीखा। कैदियों ने चिल्ला चिल्लाकर अपनी कहानियां सुनानी शुरू की। कमला और उसके गार्ड्स ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 6:30 AM दिल्ली में तेजी से फैल रही एक न्यूज ब्रेकिंग हेडलाइन एक्सक्लूसिव, तिहाड़ ब्लैक सेल एक्सपोज्ड, लाइव फुटेज इनसाइड इंडियाज डार्केस्ट प्रिजन सीक्रेट। सीबीआई की गाड़ियां जेल के बाहर खड़ी थीं। अंदर घुसे अफसरों ने वो देखा जो शायद उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था। ब्लैक कोठरी की दीवारों में लगे कैमरे, ड्रग्स के पैकेट और फाइलें जिनमें दर्ज थे गायब हुए नाम। प्रेरणा जेल के बीचों बीच खड़ी थी, लहूलुहान, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। अब यह आवाज दबेगी नहीं। पूरे देश ने देखा पहली बार कोई कैदी नहीं, एक क्रांतिकारी तिहाड़ की दीवारों को हिला रहा था। तिहाड़ की दीवारों ने वो चीखें सुनी थीं जो अदालतों तक नहीं पहुंची, लेकिन अब वो चीखें देश की संसद में गूंज रही थीं। सीबीआई की छानबीन में जो सामने आया, उसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी। इंस्पेक्टर कमला रावत को आजीवन कारावास, सिमरन दीदी और उसके नेटवर्क को मानव तस्करी और रेप में दोषी, वार्ड 14 यानी ब्लैक कोठरी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तिहाड़ में महिला सुरक्षा एक्ट लागू किया गया। अब कोई तलाशी बिना कैमरे के नहीं होगी
और हर नए कैदी को मानसिक स्वास्थ्य की काउंसलिंग दी जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। प्रेरणा ने जेल से बाहर आते ही अपने जीवन की सबसे जरूरी किताब लिखी, ब्लैक कोठरी की बेटियां, एक ऐसी किताब जिसने सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। उसने ओपरा विनफ्री के शो में जाकर कहा, मैंने तिहाड़ में अपना डर नहीं खोया, मैंने डर के साथ जीना सीख लिया। लेकिन बाहर की दुनिया भी आसान नहीं थी। हर हफ्ते उसे धमकियां मिलती, उसका घर घेरा जाता, फोन टैप होते। एक बार उसकी गाड़ी का ब्रेक फेल किया गया, लेकिन वो मुस्कुराकर कहती, अगर मैं एक बार उस कोठरी से बाहर आ सकती हूं तो अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। आज प्रेरणा एक जेल रिफॉर्म एक्टिविस्ट है। उसकी कोशिशों से अब देश की 4 और जेलों में सुधार की शुरुआत हो चुकी है। और जब कोई उससे पूछता है, तुम्हें डर नहीं लगता, वो मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहती है, अगर एक औरत जेल में भी आवाज़ें उठा सकती है तो बाहर की दुनिया को क्यों डरना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ प्रेरणा की नहीं थी, ये उन हजारों लड़कियों की है जिनकी आवाज़ों को कोई नहीं सुनता। अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि बदलाव तब होता है जब हम खामोश रहना बंद कर देते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।